नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर के खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर। आज के करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर और करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले मैंने आज यहाँ पे एक मैप आपको दिखाया है, तो उसको मैप को दिखाने का मेन मकसद क्या है, क्या रीज़न मैं आपको बता देता हूँ उसमें। कि जो आप ये मैप दिखाया गया है, ये मैप बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि ये ओआईसी के जितने देश हैं, उनका ये मैप है। तो आप बोलेंगे ओआईसी क्या है? तो ओआईसी बेसिकली होता क्या है? ये ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की कंट्रीज़ हैं, वो इनका यहाँ नक्शा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप इसमें डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हरे दिखाए गए हैं, हरे क्या हैं, जो हरे-हरे देश हैं, वो देश सारे वो हैं, जो क्या करते हैं, इनके सदस्य हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपके जो लाल कलर के हैं, वो क्या हैं? कहीं न कहीं पर्यवेक्षक राज्य हैं, जो क्या करते हैं, उसको इसको देखने का कार्य करते हैं, वो इसके बारे में आके यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानने से पहले आप बताते हैं। इसकी स्थापना अगर बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और 1969 में उस टाइम पर 24 मुस्लिम राष्ट्र थे, उन्होंने मिलके इसको यहाँ पे इस संगठन को बनाया था। इस संगठन को बनाने के लिए कहाँ पे इकट्ठे हुए थे ये सभी लोग? ये लोग इकट्ठे हुए थे मोरक्को और मोरक्को में अगर आपको बता दें अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इस जगह भी है मोरक्को, तो मोरक्को की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी अगर राजधानी देखें तो राजधानी इसकी है रबात और इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है और सऊदी अरब के जेद्दा के अगर देखें इसमें कौन-कौन सी आधिकारिक भाषाएँ हैं, तो इसमें अरबी को शामिल किया गया है। आप अरबी इसमें शामिल है, आपकी इंग्लिश शामिल है और साथ ही साथ इसमें है फ्रांस फ्रांस भी शामिल की गई है, जिसमें यूरोपीय देशों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसके बारे में देखें चर्चा में क्या है, तो आपको बता दें, ये ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की कुछ इस तरह की हिस्ट्री है। अब आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर हैं क्या और आज के प्रमुख और जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी इसमें देखते हैं कि क्या प्रमुख करंट अफ़ेयर हैं। तो गोवा आपको बताना चाहिए कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्या हुआ है कि 19 दिसंबर को हर साल की भाँति इस बार भी क्या किया है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। इस बार अगर 2021 की बात करें तो ये 60वां गोवा मुक्ति दिवस है। तो गोवा किससे हमारा मुक्त हुआ था? ये पुर्तगालियों का जो औपनिवेशिक शासन था, उसको हमने इससे भारतीय सशस्त्र बलों ने उनको यहाँ पे मुक्त कराया था और उनकी भारतीय सशस्त्र बल जितने शहीद हुए, जो भी हुआ था, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को एक और घटना हुई है। हुआ क्या है कि सिख भक्तों ने, जिसको सिख संगत बोला जाता है, तो वहाँ पे संगत चलता है, यानी संगत होता है, भक्तों ने क्या किया है, आपको बता दें अमृतसर में है श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, उनकी पवित्र धर्म पुस्तक जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को अनादर के आरोप में वहाँ की जो भीड़ थी, उन्होंने क्या किया है, पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी है। मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको अपवित्र करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए भीड़ ने क्या किया, खुद ही निर्णय दे दिया अपना और उसे पीट-पीट के मार दिया है। तो मॉब लिंचिंग का जो केस बना है, तो इसमें फिर मॉब लिंचिंग का एक जिन दोबारा से बाहर आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 है। इन्होंने ये बात कही है कि अब वो चाहते हैं कि आधार को मतदाता जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, उसको आधार से क्या कर दिया जाए, स्वैच्छिक रूप से लोग क्या करें, उसको जोड़ें, जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं उसमें जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसमें क्या होगा, ये संशोधन करके इस ऐसा ये लाना चाहते हैं उसमें तरीका, कि इससे होगा, अगर वो चाहते हैं जब इनको आपस में लिंक कर लेंगे, तो धांधली की और जो उसमें आपस में जो मिलाप करते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें क्या होगा, उनको फ़ायदा होने वाली है, चीज़ें आसानी से हो जाएँगी। भारत सरकार ने अभी हाल ही में लोकसभा में बताया है कि उनके द्वारा एक ट्रैकर यूज़ किया जा रहा है, पोषण ट्रैकर, ठीक है? तो पोषण ट्रैकर क्या किया जा रहा है कि ये जो आंगनवाड़ी में कैसा खाना दिया जा रहा है, कैसे लोग शामिल हैं, क्या किया जा रहा है, उन सबको ध्यान में रखने के लिए, उनकी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ट्रैक करने की बात की जा रही है, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। तो उन्होंने बोला है कि ज़रूर ये चीज़ें ट्रैकर यूज़ की जा रही हैं, लेकिन क्या करेंगे, वो उन्होंने महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी में बेसिकली महिलाओं और बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो उनकी जानकारियाँ, उनकी निजता को शामिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो इस ट्रैकर की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उसको आपको सबके सामने नहीं ला रहे हैं, तो इसके बारे में देखेंगे आखिर है क्या? अमरावती शहर है जो आपने अभी पता होगा कि कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बनाया गया है, वहाँ पे एक नया है अमरावती, इसमें क्या हुआ है कि लगभग 1 महीने की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर 2000 पालतू कुत्तों को क्या हुआ है और प्लस उसमें कुछ आवारा कुत्ते भी शामिल हैं, उनको कैनाइन पैरावायरस हो चुका है, पैरोवायरस वायरस उनको आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पशु चिकित्सकों ने क्या बोला था, पहले से आगाह किया था मालिकों को, अब इनसे बच के रहिएगा, ये वायरस काफ़ी खतरनाक है। आज हम बात करेंगे कैनाइन पैरोवायरस के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे कि कर्नाटक सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कदमों पर चलते हुए अपने भी राज्य में धर्मांतर विरोधी विधेयक लाने की तैयारी कर दी है
और इसमें भी उन्होंने वही उद्देश्य शामिल किए जो और राज्यों ने किए हैं, जिसमें उनको क्या करा है, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से किया जाए या फिर उनको कारावास दिया जाए, जो या फिर धोखाधड़ी के माध्यम से या फिर शादी करके एक धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यहाँ पे धर्मांतर को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार भी अब उसने आगे बात बढ़ा दी है। बात करेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन की, अभी हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्यों के अलावा चाइना, अमेरिका और रसिया की कुछ प्रमुख शक्तियों के जो मंत्री थे वहाँ पे विदेश मंत्री वो इकट्ठे हुए हैं। और इसका इकट्ठा होने का मेन मकसद क्या था, उनको ऐसा ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं और वहाँ पर लगातार आर्थिक स्थिति काफ़ी नाज़ुक होती चली जा रही है, इकोनॉमिक क्रैश होती चली जा रही है, उसको बचाव के लिए कुछ कोशिशें की जाएँ, इस पे विचार करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोकुर आयोग के बारे में, क्योंकि मदन लोकुर हैं, वो क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के पहले रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल ने पेगासस के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आई थी कि जो डाटा लीक हो रहे थे, उसके बारे में जाँच करने के लिए एक आयोग स्थापित किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फ्राइडे वाले दिन क्या पिछले फ्राइडे को इससे क्या बोला है, उन्होंने रोक लगा दी, आप ये जाँच नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे और किस अधिकार से रोक लगाई है, इन सब के बारे में डिटेल में जाँच करेंगे। आइए अब देखते हैं सबसे पहले जीएस पेपर 1 जिससे लिंक टॉपिक के बारे में। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में जीएस पेपर 1 में है। इसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट के अन्य एग्ज़ाम में, चाहे यूपी के हों या किसी और भी राज्यों में, चाहे एसआई के एग्ज़ाम आपके उसमें आ जाएँ, चाहे आपके लेखपाल का उसमें से एग्ज़ाम हो या फिर आप उसमें शामिल होते हो टीचिंग के, एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, इन टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो भी करंट अफेयर पूछा जाता है, आपका इस जो आप सेशन जॉइन करेंगे, इससे न केवल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आप करंट अफेयर के बारे में समझ को, उसके पीछे क्यों क्या लॉजिक थे, उनका एनालिसिस भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएँगे, कहीं न कहीं घुमाव-फिराव से आते हैं, तो आप क्या करिएगा, करंट अफेयर तो पढ़िए, साथ-साथ उसके पीछे लॉजिक भी पढ़िए कि आखिर ये क्यों आया है, इसी को क्यों शामिल किया गया, क्यों चर्चा में है, तो इससे वजह से क्या होगा, कहीं न कहीं आपकी तैयारी हुई और मजबूत होगी और जब आगामी परीक्षाएँ जब होने वाली होंगी और उन्हें पेपर देने जाएँगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। तो बात करेंगे गोवा मुक्ति दिवस के बारे में, तो आपसे पहला प्रश्न ये बनता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? अगर सीधा-सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सीधा उसका आंसर लिखिएगा। अगर आंसर आता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार ये 60वां गोवा मुक्ति दिवस था और हम इससे आज़ाद हुए थे, अगर इसकी बात आ जाए तो हम आज़ाद हुए थे पुर्तगाल से, इसके पहले किसका कब्ज़ा था इस पे? पुर्तगाल का कब्ज़ा इस पे था, ठीक है? इस चीज़ को बात याद रखिएगा। तो अगर आपसे प्रश्न आता ये कहाँ से आएगा? इस स्वतंत्रता के बाद जो भी देश के अंदर जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे लिंक अगर टॉपिक आएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को है। अब देखते हैं कि इस टाइम इम्पोर्टेंट हुआ क्या था? क्या आपको पता चाहिए कि हमने अपने देश को आज़ादी कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947 को क्या हुए थे? हम आज़ाद हो गए थे, ठीक है? तो जब 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। लेकिन गोवा ऐसा राज्य था जो उस टाइम आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि आज़ादी के 14 साल हमें और लग गया और फिर हम 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ, जब भारतीय सशस्त्र जो बल था, उन्होंने जब अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, तो पुर्तगाल को उन्होंने क्या किया, हम पुर्तगाल को यहाँ से हटा दिया और हमने गोवा को स्वतंत्र करा लिया। और इस तरीके से पुर्तगाल कुल मिलाकर लगभग 450 सालों तक उसने यहाँ पर क्या किया, राज्य किया है इसके अंदर। आपको बता दें, अगर इसमें जिस ऑपरेशन के तहत इसको इनको बाहर किया गया, तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय क्या है? गोवा जब पुर्तगालियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी 1961 में 19 दिसंबर को, उससे लिंक है ये ऑपरेशन विजय। इस चीज़ का याद रखिए, क्वेश्चन पड़ सकता है ऑपरेशन विजय किस राज्य को आज़ाद कराने से संबंधित है? यह गोवा के। अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, पुर्तगाली क्या है? यूरोप से आने वाले जो सबसे प्रथम जो विदेशी नागरिक जिन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और हमारे देश को छोड़ने सबसे बाद जाने वाले ही पुर्तगाली हैं। आपको बता दें, पुर्तगाली ने लगभग 1510 के आस-पास यहाँ पे क्या था, गोवा पे आक्रमण किया था और यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। इसी हिसाब से वो कुल 450 सालों तक यहाँ पर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशन विजय के बारे में, तो उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑपरेशन जब विजय हुआ था, अगर क्वेश्चन आता, उस टाइम थे हमारे प्रधानमंत्री, उस टाइम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने आक्रमण का आदेश दिया था और इसमें क्या हुआ था, गोवा की सेना, अगर बात करें गोवा में, पुर्तगालियों के 3000 लोग थे और हमारी 30,000 सेना ने क्या किया था, वहाँ पे चारों तरफ से उनका घेराव किया और इस तरीके से क्या हुआ, बस जैसे हम 17 दिसंबर को वहाँ पे गए थे घेराव करने के लिए और 18 दिसंबर को क्या हुआ, हमने बिना कोई रक्त बहाए सीधा-सीधा क्या किया, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा को न केवल आज़ाद कराया, बल्कि गोवा से लगे हुए क्षेत्र दमन, दीव, इनको भी हमने क्या किया था, आज़ाद करा लिया था। और इस तरीके से उस टाइम पे अगर बात आए कि जब हमने ऑपरेशन विजय चलाया था, तो गोवा में उस टाइम पुर्तगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे बासलो डी सिल्वा। तो ध्यान रखिएगा, बासलो डी सिल्वा वो गवर्नर जनरल थे। उन्होंने अपने पद पे यहाँ पे हट गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। एक आता है गोवा ओपिनियन पोल। आपको बता दें, हमारे देश में आज तक जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं, तो केवल एक बार जनमत संग्रह किया गया, वो सिर्फ़ किस राज्य के में किया गया? तो गोवा में किया गया था और ये किया गया था 16 जनवरी 1967 को, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा।
61 में हमने उनको आज़ाद करा दिया था, गोवा आज़ाद हुआ था और फिर 16 जनवरी को 1967 में क्या हुआ, एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह इस बात के लिए कराया गया कि क्या गोवा राज्य अपने आप को अलग राज्य का दर्जा देना चाहता है या फिर यूटी बनना चाहता है या फिर क्या वो महाराष्ट्र के साथ विलय करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि एकमात्र राज्य जिसने क्या कि जहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया आज़ादी से लेकर आज तक वो सिर्फ क्या है, गोवा है। तो ये और इसमें ये भी इसमें बात सही तय थी जो चुनाव ये जनमत संग्रह से जो भी परिणाम आएँगे, वो परिणाम भारत सरकार पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। इस जनमत संग्रह का वही उद्देश्य था कि क्या आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या फिर महाराष्ट्र राज्य में खुद को विलय करना चाहते हैं। तो एकमात्र किया गया तो गोवा में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद इस जनमत संग्रह में क्या हुआ, इस मतदान में ये साफ आया कि गोवा क्या चाहता है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहता है। लेकिन 1987 में फिर इसको क्या किया गया, गोवा को भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ध्यान रखिएगा 1967 में एक जन्म संग्रह किया गया। उस जन्म संग्रह में क्या हुआ, गोवा ने क्या बोला है कि वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर नहीं मिलेगा और फिर उसके ठीक 20 साल बाद 1987 में आके क्या हुआ, भारत सरकार ने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तब से आज तक ये पूर्ण राज्य का दर्जा लिए हुए है। अब बात करेंगे जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे मॉब लिंचिंग जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, उसमें अब ये महसूस कभी की जा रही है, कमी पहले से महसूस की जा रही है कि मॉब लिंचिंग क्या करिए, कहीं न कहीं आप क्या करिए, उसपे ऐसी कुछ कानून लाइए, कुछ का जिससे क्या हो जो भीड़ जो मनमाने तरीके से कार्य कर देती है और कहीं न कहीं जब मर्ज़ी होती है किसी को ठोक-पीट देती है, मार देती है, उसको रोका जा सके और नहीं तो भीड़ को ऐसा किया जाए, उनको सज़ा दी जा सके। ये टॉपिक क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार कैसी नीतियाँ बनाती है और उन नीतियों से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर, उससे लिंक ये टॉपिक है। आइए देखते हैं कि मॉब लिंचिंग आखिर है क्या और क्यों क्या दिक्कत आ रही है? तो देखते हैं मुद्दा क्या है, आपको मैंने बता दिया है। कि हमारे सर में वही हुआ कि स्वर्ण मंदिर के अंदर क्या हुआ, ऐसा बोला गया है कि वो इंसान क्या था, उनकी पवित्र जो पुस्तक है उसके गुरु ग्रंथ साहब उसको बेअदबी करना चाह रहा था। उसको बेअदबी के चक्कर में उसको लोगों ने उसे पीट दिया और पीटते-पीटते उसकी मौत हो गई और इस तरीके से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ गया है, ठीक है? तो अब देखते हैं इसमें मामला हालिया क्या हुआ है। इसके अलावा और देखें अगर मॉब लिंचिंग घटनाएँ अगर देखें तो अभी पिछले ही महीने क्या हुआ है, नवंबर महीने में असम के अंदर एक 23 वर्षीय छात्र नेता था, उसकी भीड़ की कथित तौर पर क्या किया है, पीट-पीट के उसे हत्या कर दी गई है। अक्टूबर महीने की बात की जाए, तो अक्टूबर महीने में क्या हुआ था जो 3 कृषि कानून बिलों के खिलाफ जो किसान इकट्ठे हुए थे, तो वो जहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो सिंघू सीमा, सिंघू बॉर्डर पे क्या हुआ था, एक इंसान को पीट-पीट कर वहाँ पे लाया गया था और वहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी। उसके सारे पार्ट्स कटे हुए थे, ये भी मॉब लिंचिंग का मामला था। इससे पहले इसी वर्ष अगस्त में हम देखें तो इंदौर में क्या हुआ था, एक चूड़ी विक्रेता की बहुत पीटा गया था क्योंकि उसने क्या किया था अपनी जात से ऐसा बोला गया था वो अपनी अपने क्या कर रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी पहचान छुपा रहा है और बाद में क्या हुआ था, वो बच गया व्यक्ति, फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसी साल मई की अगर बात की जाए तो मई में क्या हुआ था, गुरुग्राम जो कि हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर क्या हुआ, 25 वर्ष के एक व्यक्ति को कथित तौर पर पीट-पीट कर तब हत्या कर दी गई जब वो क्या गया था, अपने घर से दवाई खरीदने के लिए निकला था। तो इस तरीके से सारी घटनाएँ आ रही हैं, तो अब देखते हैं कि आखिर लिंचिंग होती क्या? तो लिंचिंग क्या होती है कि कभी क्या होती है, कोई उन्मादी भीड़ क्या करती है, कभी धर्म के आधार पर, कभी जात के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर, किसी के जन्म स्थान के आधार पर, कभी कोई भाषा के आधार पर या कोई आहार जैसे कई गाय वाली बातें जो अक्सर आपने देखी हैं, गाय पकड़ी जा रही है, उस हिसाब से क्या करता है, भीड़ क्या करती है, पूरे समूह में आती है और क्या करती है, हिंसा करती है। हिंसा के दौरान वो क्या करती है, ना केवल हिंसा करती है, कई बार हिंसाओं की सीरीज़ खड़ी कर देती है और कई बार क्या होता है कि वो सामने पीटते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं, कई बार लोग मर भी जाते हैं उस और फिर भीड़ के नाम पर क्या होता है, वो लोग बच जाते हैं। इसमें कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है, सेक्स वाली चीज़ें भी दिख जाती हैं कि उसमें क्या होता है, कोई गलत तरीके से कोई इंसान पकड़ा गया है, तो ठीक है, उसको आप दीजिए, पुलिस है, कानून है, लेकिन उसे ना कर क्या करते हैं वो कहीं न कहीं उसमें खुद का निर्णय देने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी इसमें देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ी हुई होती हैं, कभी-कभी कोई जातीय आधार भी होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लोगों को पीटा जा रहा है और सामूहिक रूप से तो इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो अब देखेंगे मॉब लिंचिंग को हम कैसे सँभाल सकते हैं। तो अभी क्या बताएँ, मॉब लिंचिंग के लिए हमारे संविधान में अभी कोई अलग से परिभाषा नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की बात की जाए तो उसमें आईपीसी की धाराएँ हैं जो 300, 302 यही ऐसा माना जाता है कि कोई पीट-पीट कर हत्या हो गई, तो हत्या का मामला किसमें दर्ज किया जाता है हमारे देश में? आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड की धारा कौन-सी की जाती है? 302 तो वो बोलते हैं कि 302 में मुकदमा दर्ज करिए, तो किसकी मौत हुई है तो इसी में चलेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आपको पहले इससे पहले बता दें जो अगर 302 में आपकी अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें क्या होगा या तो आपको उम्र कैद होगी या फिर आपको आजीवन कारावास हो गया या फिर मौत की सज़ा दी जाएगी क्योंकि आपने किसी की हत्या की है। इसके अलावा हो सकता है आप पे जुर्माना लगा दिया जाए और कुछ अपराध और ये जो हत्या का आरोप होता है वो संज्ञेय होता है। आपको इसमें नॉन बेलेबल होता है, आपको ज़मानत नहीं मिलती है इस और ना ही आपको क्षमा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको अगर देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, मॉब लिंचिंग के लिए अलग से ये अपराध के लिए एक अलग से क्या करे, एक नई शाखा बने, ट्रायल कोर्ट स्थापित किए जाएँ जिससे क्या हो
जो भीड़ द्वारा लगातार कृत्य किए जा रहे हैं, तो ऐसी भीड़ को क्या किया जाए, कठोर से कठोर उन्हें क्या किया जाए, दंड दिए जाएँ, दंड देकर के ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट कर दिए जाएँ, जिससे लोग आगे के से हमें और डरें और इस तरह के कदम उठाने से पहले कई बार सोचें कि इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, इसलिए अधिकतम सज़ा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए, जो क्या करे, भीड़ की हिंसा या लिंचिंग की जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ अलग से उपाय बताए। साथ ही साथ सरकार या राज्यों को ऐसा चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसे जिलों को चुने या ऐसे मंडलों को देखे जहाँ पर और जिले चुने, ऐसे मंडल चुने, ऐसे गाँव चुने जहाँ पर मॉब लिंचिंग की भीड़ की घटनाएँ हो रही हैं, उनको टारगेट करके वहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपस में इंटर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें क्या हो समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे क्या हो कि आपस में एक-दूसरे जिले में भी चीज़ें को देखा जा सके कि कहीं पे बॉर्डर पे ऐसी चीज़ें ना हो, एक-दूसरे जगह से आके उग्रता ना बढ़े, उनको कोशिश की जाए। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाए, पुलिस अधिकारियों को भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, इधर-उधर करने के लिए सतर्कता से रहना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए कि हिंसा की प्रवृत्ति ना बढ़ सके, उससे पहले क्या हो पुलिस पहुँचे, वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करे। तो वही जनरल चीज़ें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हिंसा ना हो पाए, बस इसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकारों को सीआरपीसी की धारा एक है 357 ए, इसके प्रावधानों के आलोक में ऐसा बोला गया कि लिंचिंग जिसको भीड़ हिंसा बोलते हैं, उसमें जो लोग शिकार हो जाते हैं, उनको पीड़ितों को मुआवज़ा देने की योजना की जाए, जिससे क्या हो कि अगर उसको कहीं उन पे चोट आ जा रही है, कभी कोई अगर मान लीजिए घर का इकलौता कमाने वाला था और भीड़ ने उसे पीट के मार दिया है, उसको घर आगे चल सके, परिवार आगे चल सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, मुआवज़ा कहीं न कहीं देने की इसमें सारी सिफ़ारिशें की गई हैं, ये वाली बात बोली गई है। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है पुलिस को कि जानबूझकर अगर कोई कार्य किया जा रहा है बस उस भीड़ के नाम पर, तो उसको क्या किया जाए, प्रशासन क्या करे, अपने पूरी कर्तव्यों से पालन करे और लापरवाही ना दिखाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को उचित से उचित सज़ा दिलाए। समय की माँग ये भी कहती है कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए हमारे देश में कोई विशेष कानून नहीं है। तो अगर बताएँ मॉब लिंचिंग के आधार पे कई बार ऐसा होता है, आपने देखा मॉब लिंचिंग का एक दूसरा रूप है ऑनर किलिंग होता है, कि आपने कहीं क्या होता है, कुछ युगल जोड़ों को मार दिया जाता है इस नाम पे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। आपने हेट क्राइम वाली सी चीज़ें देखी होंगी या फिर कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, विच हंटिंग मतलब जो डायन नाम बोलकर लोग पीट-पीट के मार देते हैं, उनको पीटते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि अलग से कानून बने, एक अलग से धारा आए। इसके अलावा इसमें ये इन्होंने कई बार बोला जाता है कि कुछ और नहीं सिर्फ़ अपराध ये हत्याएँ ही हैं, हत्याओं को आईपीसी की धारा से या जो सीआरपीसी जो मौजूद हैं, उन्हीं में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस टाइप की घटनाएँ लगातार हो रही हैं, इनको सही से हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि भई अलग से कानून बनाएँ और उस कानून को कठोरता से पालन किया जाए और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, उनको जब उचित हम सज़ा देंगे, तो कहीं न कहीं समाज में जाएगी खबर कि अगर आप ऐसा कार्य करेंगे, तो आप क्या होंगे, दोबारा से आपको इसमें क्या किया जाएगा, इतनी कठोर सज़ा मिलेगी, तो इससे कहीं न कहीं होगा ये समस्याएँ रुकने का नाम ले सकती हैं। तो ठीक है, ऐसा काम ज़रूरत है। अगर देखें इसके लिए कुछ राज्यों ने कुछ कोशिशें की हैं, तो उसमें कुछ नाम आता है सबसे पहले मणिपुर का। तो मणिपुर ने क्या किया है, 2018 में लिंचिंग के खिलाफ अपना एक बिल लेके आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कुछ लॉजिकल और उन्होंने कुछ अन्य खंड जोड़ते हुए क्या बोला था, मॉब लिंचिंग के लिए कुछ काम करेंगे। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने अगस्त 2019 में लिंचिंग के खिलाफ एक विधेयक पारित किया हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त विधेयक लेकर आया हुआ है। तो कुछ ये राज्य हैं, मणिपुर है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है, इन्होंने कोशिश की है, तो हम कोशिश करेंगे इनसे सीखें और चीज़ें लाएँ। वोटर आईडी को आधार लिंक करने की बात कही गई है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो जो वहाँ पे आपका सिलेबस है, उससे लिंक ये टॉपिक है, इसमें क्या बात की गई है। इन्होंने क्यों बोला है कि आधार को मतदान ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आधार को मतदाता सूची से मतलब सॉरी जो वोटर आईडी कार्ड है, उससे आप जोड़ दीजिए। इससे जोड़ने से क्या होगा, कहीं न कहीं आपको जब लिंकिंग हो जाएगी, तो आपको क्या होगा, एक व्यक्ति बस एक ही जगह पे एनरोलमेंट कर सकेगा। साथ ही साथ इसमें जो आपको बार-बार वेरिफ़िकेशन करने की बात पड़ती है, वो चीज़ें क्या होंगी, आसान हो जाएँगी। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ है कि जब ये बात चुनाव आयोग ने 2015 में कहा था, इसको जॉइन कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि इन चीज़ों को अगर आपको वैकल्पिक आप उपलब्ध कराइएगा, आप क्या करिए अनिवार्य मत कर दीजिए, केवल वैकल्पिक चीज़ें रखिए, कि जो लोग इसका सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वो इनको आधार से आप लिंक करिए, अगर नहीं चाहते तो लिंक ना करें। क्योंकि इसमें सरकार से कोई फ़ायदा लोगों को मिल नहीं रहा था, तो लोगों ने इसको नहीं अपनाया और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोल रखा था कि उनके लिए वॉलंटरी है, तो फिर क्या हुआ, ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये फिर लिंकिंग का जो वैकल्पिक था, वो उस संशोधन नहीं हो सका है। लेकिन इसमें फिर अब दोबारा से फिर उस विधेयक को लाने की बात कही गई है और इसमें ये बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष की आपको पता होना चाहिए कि 4 जनवरी जो कि सॉरी 1 जनवरी को ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे प्लस हो गए हैं, तो आपको वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। तो बोला कि अब 1 जनवरी ना सही बल्कि 4 और डेटें डिसाइड करिए कि उनके बीच में अगर कोई बन जाता है, 18 साल का होगा तो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी बने। साथ ही इसमें इसमें ये इस बिल में ये भी बात बोली गई है, ये 4 जो मेन डेट हैं वो 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर इनमें अगर 18 वर्ष के ब जब होती है तब आप बना सकेंगे तो केवल 1 साल पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें ऐसा बोला गया है
कि इसमें जो चुनाव होगा उसमें आपके क्या करेंगे, कोई भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उन पे तटस्थ रहिए। साथ इसमें संशोधन में क्या बोला गया है, पत्नी शब्द को पति-पत्नी शब्द से बदलने में मदद मिलेगी, जिसमें कानून के लिए लिंग तटस्थता हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है, कि अगर आप पत्नी हैं तभी इसमें आएगी कि आप किसकी पत्नी हैं, अगर आप पति हैं, तो अब वो भी बताएँ किसके पति हैं, तो इस चीज़ की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, एक आर्मी मैन को पत्नी एक सर्विस वोटर के रूप में नामांकन होने के हकदार हैं, लेकिन एक महिला अधिकारी का पति नहीं है। पत्नी के स्थान पर अब पति-पत्नी सबके आने में बदलाव लाया जाएगा, इस चीज़ की बात कही गई है कि अगर इसमें दिक्कत ये देखी गई है कि अगर आर्मी का अगर कोई इंसान है, तो उसकी महिला को तो सर्विस वोटर मिल जाता है, लेकिन अगर महिला अधिकारी है, तो उसके पति को नहीं मिलता है। इस चीज़ों को दूर करने की बात कही गई है। तो अगर हम बात देखें कि जो वोटर आईडी कार्ड है, इसको आधार से लिंक करने के लिए क्यों कोशिश की जा रही है? एक तो क्या हुआ, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, मुद्दा क्या आएगा? एक तो सुप्रीम कोर्ट वाली वही बात आपको बता दूँ कि वैकल्पिक उन्होंने दे रखा है। दूसरा इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि इसमें क्या है, जब भी आप चीज़ें लिंक करेंगे, तो उसको आपको सहमति की आवश्यकता होगी। अगर आप सहमति नहीं होगी, तो लोग आप इसमें लिंक कर नहीं पाएँगे। अगर आप लिंक करेंगे, तो आपको सहमति नहीं ली है, तो कहीं न कहीं आपको विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। जिससे क्या होगा, समस्या हो सकती है और ऐसा हो सकता है व्यक्ति की निजता का भी उल्लंघन हो, तो ये सब चीज़ों के मुद्दे बने हुए हैं, तो देखते हैं इस बिल में क्या आखिर निकल के आता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बात करेंगे पोषण ट्रैकर के बारे में, जो पोषण क्या करता है, कई बार ये महिलाओं के बच्चों को सरकार ने बोला है, मतलब इसमें क्या हुआ था, आगे बताएँगे उसमें क्या हुआ था, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आपने पोषण ट्रैकर आप उसकी डाटा जो है उसको आप क्या करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि पता चल सके कितने लोगों को आपने कवरेज कर रखा है और कितने लोगों को क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं दे रखी हैं। इसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो डाटा इसलिए नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कि बच्चे और महिलाएँ उनकी निजता का हनन हो सकता है। ये टॉपिक आपसे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से लिंक है। तो अगर हम बात करें पोषण ट्रैकर के बारे में, इसमें क्या बात हुई, क्या दिक्कतें आई हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आपका लोगो देखते हैं इसके बारे में, कि पोषण ट्रैकर क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, अर्थात एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, और इसमें सामान्य अनुप्रयोग वाले सॉफ्टवेयर है, इसके रूप में इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, जो आपकी सेवाएँ दी जा रही हैं आंगनवाड़ियों के द्वारा, उसमें सुधार हो सके और जो लाभार्थी लोग हैं, उनके पोषण का सही से मैनेजमेंट हो सके, इसके उद्देश्य से उसको लाया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या है, जो आपके इस पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है कि लोगों को सही से पोषण मिल सके, उसके लिए ज़रूरी है उचित निगरानी हो सके, तो इस ट्रैकर के द्वारा क्या होता है, निगरानी कर रखने की कोशिश की जाती है। इसको नवंबर 2017 में 3 साल के लिए 9,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय पैकेज केंद्र सरकार ने दिया था, उसको अनुमोदित करते हुए उसको ट्रैक करने के लिए ट्रैकर लगाया गया है। इस ट्रैकर को विकसित करने के लिए भी सरकार ने लगभग 1053 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो इसमें महत्व क्या है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, आपको बताना चाहिए कि इस टाइम पे केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में 12.3 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं और वो आंगनवाड़ी केंद्र अपनी क्या लगातार सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, करीब 9.8 लाख लाभार्थियों के पास इसके रिकॉर्ड भी रहते हैं और ऐसा बात मैंने हर 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र के जिसमें बच्चे इसमें क्या होता है, 6 महीने का अगर बच्चा है, उससे लेकर 6 साल उम्र तक के बच्चे, प्लस सारी गर्भवती महिलाएँ, प्लस ऐसी माताएँ जो स्तनपान कराती हैं, उनको सबको क्या किया जाता है, अच्छी पोषण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आंगनवाड़ी में 6 तरीके की सेवाएँ दी जाती हैं, उनको ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर लगाया गया है। ये 6 सेवाएँ क्या होती हैं? एक तो आपको गरम पका हुआ भोजन मिले, अगर गरम पका हुआ भोजन नहीं तो आपको पूरक पोषण दिया जाए, जैसे पंजेरी आपने देखा, आटा, बिस्किट है वो वगैरह। इसके अलावा आपको घर पे ले जाने वाला राशन, नियमित रूप से टीकाकरण, स्कूल पूर्व बच्चों को शिक्षा मिल सके, इस तरीके के कुल टोटल क्या है, 6 ऐसे काम किए जाते हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं आंगनवाड़ियों द्वारा और उन्हीं को ट्रैक करने के लिए ट्रैकर बनाया गया है। तो मुद्दा इसमें क्या आ रहा है कि संसदीय समिति ने ये बात बोल ली है कि आप क्या करिए, पोषण ट्रैकर है उसके उनके उपयोग पे उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप निगरानी कर रहे हैं, ठीक है, तो निगरानी कर रहे हैं, क्या उसको आपको हल मिला है, तो आप वेबसाइट पे लगातार क्या करिए, इन चीज़ों को लगातार अपलोड करिए, जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके कि स्टेट वाइज़ क्या प्रगति हो रही है और जिससे क्या होगा, अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोग लाभ से वंचित हैं, उनको टारगेट किया जा सके, उन तक क्या किया जा सके, इतना रुपया खर्च होता है तो उनका लाभ वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो उचित निगरानी कर की जा सके, जिससे क्या हो, आंगनवाड़ी लाभार्थियों को भोजन के पैकेट के वितरण में कोई भी अंतराल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई छूट जा रहा है उनको शामिल कर लिया जाए। तो कहीं न कहीं ये बात सीधी है कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं कोई चीज़ों को, तो ट्रैक करने के आपको क्या रिज़ल्ट दिखाई देने चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि वो सरकार ये कह रही है निजता का हनन होगा, तो इसमें पोषण अभियान के बारे में बात करें तो मैं बता दूँ, पहले ही इसको बता चुका हूँ। बेसिकली क्या है, इसमें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करने वाली माताओं को उनके पोषण सुधार के लिए इस पोषण अभियान चालू किया गया था। इसको 2018 में चालू किया गया और 2022 तक अपने सारे लक्ष्य कौन से लक्ष्य हैं? कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 5 वर्ष तक है और वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा या तो वो क्या है, बौने हैं या फिर क्या है, उनका वज़न कम है, तो उनको उनको लगभग हर साल 2% तरीके से कम करना है इस समस्या को। और जहाँ तक जो किशोरी और गर्भवती महिलाएँ हैं, जो क्या हैं, जो एनीमिक हैं, लगभग 40% पूरा डाटा ये कह रहा है कि पूरे देश की लगभग 40% महिलाएँ और बच्चियाँ क्या हैं,
एनीमिया अर्थात उनके अंदर ब्लड की कमी है, तो उनको 3% पर ईयर के हिसाब से 3 सालों में 9% तक की कमी दर्ज करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। इस मिशन को 2022 तक के लिए 0 से 6 वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग का जो मामला था, वो 38.4% है, उनको कम करके 25% करना है, इसका लक्ष्य है। इसमें 5 साल इन बच्चों को शामिल किया जाता है। ये चीज़ें बात करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे पार्वो वायरस के बारे में, तो बताएँगे कि पा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पार्वो वायरस किनको होता है, तो पार्वो वायरस पालतू कुत्तों में होता है, खासकर जो पिल्ले हैं उनको होता है। ये स्वास्थ्य संबंधित यही मुद्दा है। तो अमरावती में क्या हुआ है, जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनमें क्या हुआ, एक जानलेवा वायरस मिला जिसको पार्वो वायरस या कैनिन डिस्टेम्पर का नाम दिया गया है। तो पार्वो वायरस है क्या? एक अत्यंत ही संक्रामक वायरस है, एक तरह की बीमारी जिसमें क्या होता है, कुत्ते और पिल्ले यानी उनके बच्चे ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पप्पीज़ ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस टाइम इन्हें और ये क्या होता है, जो पार्वो वायरस है बेसिकली क्या करता है, आपकी आँत पर सीधा उनकी उनकी आँत पे असर डालता है। आपको बता दें, जब भी कोई बीमारी जब आँत से फ़र्क पड़ता है, तो आँत में बेसिकली होता क्या है, हमारे पाचन क्रिया का कार्य करती है। शरीर मनुष्य मनुष्य हो चाहे कोई भी जानवर हो, हम भी जानवरों का हिस्सा हैं, तो आँत क्या करती है, पचाने का काम करती है। तो जब कुत्तों को पार्वो वायरस हो जाता है पिल्लों को, तो उनको क्या होता है, उनको जब जो वो उनको उल्टियाँ जो होती हैं या फिर खून के दस्त होने लगते हैं, इसके अलावा उनका भारी रूप से वज़न घटने लगता है, उनके डिहाइड्रेशन हो जाता है, सुस्ती के लक्षण आते हैं और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, पार्वो वायरस में जब इस तरह की जो बीमारियाँ खतरनाक हो जाती है, तो 90% चांस हो जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है जानवर की। तो अगर पार्वो वायरस की बात की जाए, तो पार्वो वायरस को 1967 में खोजा गया था। ये तेज़ी से कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। इस वायरस में लगातार दिक्कत क्या होती है, ये मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण क्या है, इस वायरस को मारना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक जीवित रह सकता है और फिर क्या होता है, ये संक्रामित कुत्तों द्वारा फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेता है। तो कुत्ते फैलते कैसे हैं, इसमें क्या हो, या फिर कोई संक्रामित कुत्ता है, उससे दूसरा कुत्ता डायरेक्ट संपर्क में आ जाए या फिर उसके द्वारा छुई हुई कोई दूसरी वस्तु है, उससे निकट संबंध में आ जाए या फिर जो संक्रामित कुत्ते थे, उनको सँभालने वाले डॉक्टर या कुछ भी लोग हैं, वो अगर अपने कोई भी हाथ, ग्लव्स वगैरह कपड़े यूज़ करते हैं, वो कपड़े दूसरे कुत्ते के पास वो टच में आ जाते हैं, उनके संपर्क में, तो उनको भी पार्वो वायरस हो जाता है। तो अगर बात की जाए कि अभी लगातार क्योंकि इस टाइम पे ये मामले क्यों बढ़े हैं, क्यों ऐसा होता है, आपको बताना चाहिए, जब भी अगर आपने डॉग्स वगैरह पाले, तो उसमें क्या होता है, आपको हर साल उनमें नियमित रूप से टीकाकरण कराना पड़ता है, जिससे कि उनके वायरस-वायरस असर ना हो। तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष वर्ष से भारत में या पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो पालतू जानवर हैं, उनके मालिक कहीं न कहीं अपने कुत्तों को समय पर टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए कि पशुओं को क्या होता है, उनके बच्चों को नियंत्रित करने के भी टीके लगाए जाते हैं, उनके और बच्चे पैदा ना हो, तो ये भी वही क्या है कि जो शहरी गली कुत्ते हैं, उनको भी सही से देखभाल नहीं हो पाई, इसकी वजह से क्या हुआ, उनको भी पार्वो वायरस का शिकार हो गए हैं। और हम इसके इलाज की बात की जाए, तो अभी अभी तक पार्वो वायरस का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। बस क्या है, जो पिल्ले या पप्पी जो कुत्ते होते हैं, उनको लगातार टीकाकरण होता रहता है उनका, तो उनका जब टीका होता रहता है, तो वो संक्रमण से लड़ते रहते हैं, लेकिन 2 साल से टीके हो नहीं पा रहे हैं, तो ये वायरस फैल गया है। कर्नाटक सरकार भी धर्मांतरण कानून ला रहा है, यूपी की तरह, एमपी की तरह, तो वही विशेषताएँ इन्होंने वही लगा दी हैं, अगर जबरन धर्मांतरण करेंगे, तो आपको न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की सज़ा दे देंगे या ₹25,000 का जुर्माना दे देंगे। इसके अलावा अगर आपने एक गैर कानूनी रूप से आपने धर्मांतरण अगर ऐसे व्यक्ति को किया जो नाबालिग है या फिर महिला है या फिर एससी-एसटी से बिलॉन्ग करती है, तो आपको सज़ा 3 साल से 10 साल तक की हो जाएगी, 3 से 5 की जगह पर। ऊपर से जुर्माना 25,000 की जगह कितना हो जाएगा, ₹50,000 का हो जाएगा। अगर आपने पूरे समूह में किया, तो जुर्माना कितना हो जाएगा, ₹1,00,000 सज़ा 3 से 10 साल रहेगी। साथ ही साथ इसमें ये बात बोली गई है कि जो धर्मांतरण के शिकार लोग हैं, उनको क्या होगा, ये सरकार आदेश देगी कि आप ₹5,00,000 तक का उनको मुआवज़ा दिया जाए। ये मुआवज़ा भी जो करा रहा है, उससे वसूल किया जाए। साथ ही साथ उसमें क्या किया है, धर्म को, परिवर्तन को जो अनजाने में तरीके से हो रहे हैं, जो दिक्कतें मजबूरी में किए जा रहे हैं, उनको रोक कहीं न कहीं लगे। इसमें बेसिकली चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि कर्नाटक सरकार ने जो अपना नियम बनाया है, तो कर्नाटक में ऐसा माना जाता है कि अगर 2 राज्यों में एक जैसी सरकार है, तो वहाँ तो कानून कानून सेम होना चाहिए, वैसे तो होना तो पूरे देश में चाहिए। बेसिकली क्या है, कर्नाटक सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है और गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन गुजरात में क्या किया गया है, गुजरात में धर्मांतरण करने को वैध मान लिया गया है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि इसमें दिक्कत की सबसे बड़ी क्या है कि लोग क्या करते हैं, अपना संविधान का अनुच्छेद ले आते हैं कि आपको हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? और ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए वो कहते हैं हम धर्मांतरण कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसलिए कर्नाटक, तो गुजरात इस तरफ हम ही भर रहा है, कर्नाटक मना ही कर रहा है, तो इसमें आपस में विरोधाभास आ रहे हैं, इसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। इससे पहले यूपी और एमपी ने क्या किया था, धर्मांतरण को ऐसे ही कानून लाए, हरियाणा और कर्नाटक भी ऐसे लाने की सोच रही है। तो इसमें धर्मांतरण के पीछे जो विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं कि धर्मांतरण क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक लोगों का मानना है कि जो धर्मांतरण होते हैं, धर्म परिवर्तन धमकी रूप से किए जाते हैं, कुछ प्रलोभन देकर किए जाते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं है। इनका ऐसा भी कहना है कि धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं, धर्म को मानना मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके आलोचक क्या कहते हैं, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है
और ऐसे कोई संविधान में बात नहीं है जिसमें क्या हुआ जा सके कि आप क्या करें, धर्मांतर को गैर कानूनी घोषित करें। उन्होंने ऐसी बात बोली, लव जिहाद की अवधारणा भी कोई भी संविधान में, कहीं किसी भी अंश में या कानून में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो ये भी ठीक है। इनका ये भी कहीं न कहीं ये अनुच्छेद 21 की ओर इशारा करते हैं, जिसमें क्या है, हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, वो गारंटी देता है, तो वो धर्मांतरण नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने उन अनुच्छेद 25 का भी उन्होंने हवाला दिया, जिसमें कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म के पालन करने की सहित आपको धर्म के आचरण में और धर्मांतरण की गारंटी भी दी गई है। ये बोलते हैं इसके तहत हमें गारंटी दी गई है, धर्मांतरण कोई गैर कानूनी नहीं है, तो लोग ये भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जिस हिसाब से आपको बताना चाहिए, जैसे साथी चुनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अगर बात देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार माना है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार एक किसी भी वयस्क पुरुष को पूरा अधिकार रहता है। उसके लिए कोई भी अदालत, कोई भी राज्य उसके क्षेत्राधिकार से बाहरी चीज़ें हैं, तो कोई वो स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने लिली थॉमस के मामले में और सरला मुदगल के मामले में, दोनों में ये बात स्पष्ट की थी कि धार्मिक विश्वास के बिना किए गए धार्मिक रूपांतरण और कुछ कानूनी लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने केवल धार्मिक विश्वास अगर आपको है, तो भी धर्मांतर करवाइए। ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक जो रूपांतरण हो रहा है, अगर आप चेंज कर रहे हैं धर्म को, तो कहीं कुछ कानूनी लाभ लेने के लिए कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं, वो गलत होगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए, तो इसमें सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले में भी साथी चुनने या फिर पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में बना है, वो भी इसमें बोलता है कि कानूनी रूप से वैलिड है, धर्मांतरण गलत नहीं है। समय की बस माँग यही है कि आप ऐसा मॉडल बनाइए जो क्या करे, सभी को एक साथ लेके चले और एकरूपता लाए। क्योंकि अगर हम बात करें मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के लिए आर्टिकल 18 की अगर बात करें, उसमें साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि हर किसी को अपना धर्म बदलने के सहित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन क्योंकि धर्म की जितनी बातें होती हैं, वो राज्य का विषय है, तो जैसे केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट खेती, जैसे खेती है तो राज्य का विषय है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए क्या किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने रूल बना दिए हैं पूरे इंडिया में। इसी तरीके से क्या करना चाहिए, तो पूरे केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि धर्म को लेकर एक एकल कानून बनाए, जो पूरे राज्यों में, कर्नाटक, यूपी, एमपी की बात ना करें, पूरे देश में एक जैसा चले, और ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। इस तरीके से बात की जाए। इसमें जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, उनके धर्मांतरण को वैलिड किया जाए। अगर वो बोलते हैं हमारे से ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, तो वो सही होना चाहिए। अगर लोग ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, प्रलोभन के आकर अगर धर्मांतरण करते हैं, तो ऐसे तरीकों को क्या किया जाए, रोक लगाई जाए। इससे सबसे अच्छा क्या है कि आप लोगों को जागरूक बनाइए, उन्हें शिक्षित करिए, जिससे वो इन चीज़ों से दूर रह सकें। आज के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, क्योंकि इन्होंने ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित मुद्दा है। इसमें क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान में सारे इकट्ठे हुए हैं, और अफ़गानिस्तान की आर्थिक बहाली के लिए इन्होंने क्या किया है, कोशिश की है कि आप क्या करिए, सभी लोग मिलकर आइए, उनकी हेल्प करिए, जिससे क्या हो, अगर ऐसा ना किया गया, तो अगर आज अफ़गानिस्तान की समस्या है, तो आगे चलकर पूरे विश्व की समस्या बनेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर बेरोज़गारी बढ़ती है, तो बेरोज़गार तो जाता ही जाता है, तो बेरोज़गार क्या करता है फिर, अपने कहीं न कहीं आपको चोरी, डकैती चालू कर देता है, तो और समाज को प्रभावित करता है, हत्याएँ, लूट-लपाट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं समाज प्रभावित होता है। आज एक देश प्रभावित हो रहा है, इससे क्या होगा, पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा। इसी को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर उनको सहयोग करें। तो अमेरिका ने ऐसा बोल रखा है कि उन्होंने पहले से $10 बिलियन का वहाँ पे जो तालिबानी लोग के जो वहाँ पे जो उन्होंने 9/11 के हमले के बाद जो पीड़ित लोग थे और के पीड़ित परिवार थे, उनको खर्चा कर रहा है, तो इतना रुपया इधर-उधर कहाँ देगा? इसके अलावा कई देशों ने अफ़गानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थानों के मिलकर भी बोला है कि आप भी मिलकर क्या करिए, इनको रुपया दीजिए, जिससे क्या हो, उनके दरवाजे खोलिए। कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान की समस्या को दूर करिए। संयुक्त राष्ट्र भी को आगे आना चाहिए। तो इसमें आईसीसी के अगर बारे में बात करें, ये 1900, वही मैंने बता दिया, इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईसीओ है। और इसके बारे में बात करें, तो ये 1969 में स्थापित किया गया था, 57 सदस्य इसके अंतर्गत हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा बड़ा क्या है, ये अंतर सरकारी संगठन है। ये ऐसा माना जाता है, संगठन का कहना है कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक सामूहिक आवाज़ के रूप में मिलकर उभरे हुए हैं। ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उनका सचिवालय मैंने बता ही दिया था, सऊदी अरब के जेद्दा में है। भारत को भी लगातार इसमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लगातार इसकी आर्थिक और ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जा रही है, तो भारत भी इसमें कहीं न कहीं अपने आप को देख रहा है कि उनको भी महत्वपूर्ण चीज़ें बात करें। बात करेंगे आज के आखिरी टॉपिक लोकपुर आयोग के बारे में, क्योंकि जो पेगासस मामला आया है, उसमें क्या किया गया है, अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, रोक लगा दी है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे की बात करते हुए उन्होंने बोला है कि नहीं, आप क्या करें, अलग से जाँच आयोग नहीं स्थापित कर सकते हैं, और पेगासस के बारे में आप नई चीज़ें बना सकते हैं। देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको बताना चाहिए। इज़राइली साइफ़र खुफिया कंपनी है एनएसओ समूह, इसके द्वारा एक पेगासस स्पाईवेयर टूल किया गया था, जो क्या करता था, आपके फ़ोन में घुसकर आपकी सारी जानकारियाँ हासिल कर लेता था, और इस पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं
कि कई देश की सरकारों ने क्या किया, इस टूल का उपयोग अपने विपक्षियों के ऊपर या देश के कुछ लोगों की निजता की गोपनीयता हासिल करने के लिए इसका यूज़ किया है। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई 2021 में एक जाँच आयोग गठित किया था, जो लोकुर जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें कई व्यक्तियों के कथित उल्लंघन का मामला आया था, तो इसके देखते हुए ये बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं कि आयोग स्थापित कौन कर सकता है, तो आप बेसिकली चीज़ें समझिए आयोग स्थापित करने का क्या तरीका है। केंद्र सरकार भी आयोग स्थापित कर सकती है, राज्य सरकार भी आयोग स्थापित कर सकती है। केंद्र सरकार आपकी केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के लिए क्या कर सकता है आप, यहाँ पर रूल बना सकता है। वहीं राज्य सरकार क्या कर सकते हैं सिर्फ़ 2 सूचियों के लिए, एक तो आती है राज्य सूची, उसके लिए और दूसरी क्या आती है आपकी आती है जो दूसरी सूची आती है वो समवर्ती सूची। तो इन सूचियों के लिए संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पे वो क्या कर सकते हैं, आयोग का गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार का बनता है, तो केंद्र सरकार का जो आयोग है, वो राज्य सरकार के आयोग से क्या होगा, भारी पड़ेगा क्योंकि पूरे देश की एकजुटता के लिए बात की जाती है। कई बार ऐसा सोचता है कि राज्य आयोग बनाए और केंद्र सरकार को सही लगता है। उसकी राय में ऐसा लगता है कि वो आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो बढ़ा भी सकता है। ये सारे केंद्र की अपने विवेक के ऊपर स्टेबिलिटी आती है, ठीक है? तो ये इसकी शक्तियों के बारे में वही मैंने जो था वही आपको ये बता दिया है। पेगासस मामला मैंने क्लास में सुबह काफ़ी अच्छी डिटेल बता रखा है कि पेगासस क्या है। उसके बारे में आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि स्पाईवेयर है, कैसे वहाँ पे क्या करता है, क्रैक वहाँ पे सीधा कब्ज़ा कर लेता है जाके और कहीं न कहीं लोगों की जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उनको क्या करता है, उनको कवर कर लेता है और उनको कब्ज़ा करके वहाँ पे डाटा निकाल लेता है और लोग चाहे ज़ीरो क्लिक अटैक के माध्यम से ना चाहते हुए भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसके शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके की बातें की गई हैं। तो आज के सारे करंट अफेयर डिटेल उनकी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख़्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश आचार्य के साथ। थैंक यू।